एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। अमेरिका में सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। व्हाइट हाउस की रेस अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे या फिर कमला हैरिस के रूप में अमेरिका की बागडोर भारतीय मूल की महिला के हाथ में होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में पहले से ही 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अर्ली वोटिंग या मतपत्र डाल दिया है। तमाम चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये हाल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव में से एक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चुनाव उस समय हो रहा है जब दुनिया में इस समय बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर जंग चल रही है। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। इसलिए हमारे बड़े सवाल आज ये हैं, पश्चिम एशिया को लेकर क्या नीति होगी? रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या रुख होगा नए राष्ट्रपति का? चीन की बढ़ती ताकत से कैसे निपटेंगे नए राष्ट्रपति? और इमिग्रेशन का जो बड़ा इशू है उस पर क्या कोई नीति बदलेगी या एक नई नीति आएगी? हमारे साथ इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, फॉर्मर रिसर्च फेलो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। स्कंद त्याल है, फॉर्मर डिप्लोमैट। शशांक हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जीनिया बहल है, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, जो क्लीवलैंड ओहायो से जुड़ रही हैं। और फिर प्रमित भी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं बॉस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। डॉक्टर बरई, मैं इंडियन अमेरिकन्स के बारे में नहीं आपसे सवाल पूछूंगी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि ये कॉन्टेस्ट इतना क्लोज नहीं था जब डेमोक्रेट्स ने अनाउंस किया था कि कमला हैरिस रिप्रेजेंट करेंगी उनको, वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होंगी। वो ये इलेक्शन इतना क्लोज लास्ट एक हफ्ते में हुआ है, ऐसा क्या क्या बदला अमेरिका में? देखो, जब प्रेसिडेंट ट्रंप पर गोलीबारी हुई थी और रिपब्लिकन कन्वेंशन हुआ था मिल्वॉकी में, तो उनका पल्ला ऊपर हो गया था। तब राष्ट्रपति बाइडेन रेस में थे। फिर उसके बाद बदलाव आया कि राष्ट्रपति बाइडेन हट जाएंगे और कमला हैरिस राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेगी। तो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन भी हुआ तो उनका पल्ला अब गया। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि रिपब्लिकन कन्वेंशन के बाद उनका ज़्यादा होता है और डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से उनको 5-10 पॉइंट अप होता है। अब वो दोनों जो फैक्टर थे न्यूट्रलाइज हो गए हैं और लोग दोनों कैंडिडेट पर अपने अपने मुद्दे पर उसके साथ ज्यादा है उसके लिए वोटिंग करेंगे। तो ये रेस बिल्कुल टाइट हो गई है। और अमेरिका में पॉपुलर वोट से प्रेसिडेंट नहीं बनता है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज से बनता है। तो काफी राज्य ऐसे हैं कि जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक जाएंगे, जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है। काफ़ी राज्य ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रिपब्लिकन जाएंगे, जैसे कि ओहायो है, इंडियाना है, कैंसस है। लेकिन 7 या 8 राज्य ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बैलेंस है और वहाँ कितने वोट से जीतेंगे उसके पर कौन राष्ट्रपति होगा उसका होगा। तो ये रेस तो अभी बिल्कुल टाइट है जी। तो इस टाइट रेस में जीनिया, सवाल ये है कि किन मुद्दों पर अमेरिका के निवासी और अमेरिका के लोग वोट कर रहे हैं? क्या महंगाई मुद्दा है या इमिग्रेशन मुद्दा है? देखिए, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं
जिसके बेसिस पे वोटर्स अपना मतदान दे रहे हैं, दे चुके हैं और देंगे आगे जाके। उनमें से एक वोटर मैं हूँ जिसको जाके अपना मतदान देना है। और सबसे बड़ा इश्यू जो है, मैं अपने से शुरू करती हूँ, मेरे लिए है रिप्रोडक्टिव राइट्स फॉर वुमेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एज अ मदर। मैं ये कहना चाहूँगी। लेकिन जनरल वोटर सेंटिमेंट जो है, इट वेरीज अक्रॉस द डेमोग्राफिक। लेकिन अबॉर्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऑफ कोर्स महंगाई मिडिल क्लास के लिए, राइट? बिकॉज जो मीडिया में खबर है, जो आप ओवरऑल सेंटिमेंट देख रहे हैं, जो आप इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं, जो वॉर्स हैं, वो सिचुएशन है। देयर इज सो मच दैट इज at stake. There is so much being talked about in this election कि कोई एक इशू को स्पेसिफिकली टारगेट करना मेरे ख्याल से थोड़ा गलत होगा। इट्स ऑल अबाउट वेरिड इश्यूज। महंगाई है, वॉर्स हैं, which is also causing inflation, right, in a way. Also reproductive rights हैं. There is discussion about, of course, human rights overall when we talk about immigration. So बहुत सारे मुद्दे हैं which is resonating with voters, especially in the swing states. आप वो swing states देखेंगे जैसे नेवाडा, एरिज़ोना, वहाँ पे immigration, right, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो वो स्पेसिफिकली स्टेट्स हैं। पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट में फ्रैकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। सो जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें वेरिड मुद्दे हैं, बट अबॉर्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑफ कोर्स इकोनॉमी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं मतदान दे रही हूँ स्पेसिफिकली फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड वुमेन्स राइट्स। स्कंद त्याल जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। एम्बेसडर त्याल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और आपसे जानूंगी कि ये इस इलेक्शन पे बहुत फोकस है, पूरी दुनिया की नज़र यहाँ पर है। और ये 2024 ख़ास इसलिए भी था क्योंकि 60% से ज़्यादा जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन अभी सारी निगाह यूएस पर है। तो ऐसा क्यों है कि इमिग्रेशन के अराउंड जो डिबेट चल रहा था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि जो लोग आएंगे बाहर से वो सड़क पर लड़ाई करेंगे और क्रिमिनल बैकग्राउंड के होंगे, क्या वो एक सेंस है पर्टिकुलरली उन लोगों में जो मूल्यवासी हैं, जो बहुत साल से ज़िंदगी उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी गुजारी है अमेरिका में, जो वाइट स्ट्रॉन्गमैन जो बोलते हैं? समय मैं अमेरिका में था, 6 हफ्ते अभी रह के आया। तो अमेरिका की सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस के मुद्दे अलग अलग हैं। जैसा जो पीछे बोली उन्होंने कहा कि रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, पर जो लेस एजुकेटेड, मतलब जो हाई स्कूल पास करने के बाद जिन्होंने आगे एजुकेशन नहीं ली है, वो लोग ये देख रहे हैं कि उनके जॉब जा रहे हैं या उनके जॉब्स आगे नहीं मिल रहे हैं। तो उनके लिए इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो उनके जॉब ले रहे हैं और उनका कम पैसों पे ले लेते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन। पर डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ को अटैक कर रहे हैं वो इलीगल इमिग्रेशन है। मैं समझता हूँ किसी भी देश के लिए इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अपने देश के लिए बांग्लादेशी आ जाते हैं, रोहिंग्या आ जाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी समस्या है। तो वो रेजोनेट करती है। वो अगर ट्रम्प कहते हैं कि भाई लीगल इमिग्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो जितने लोग वहाँ के हैं वो उसको समझते हैं। उनका ये भी कहना पर है कि उनका देखिए रेपुटेशन एक्सरसाइज करवाएंगे अगर वो जीत गए। जिस तरह से उनकी जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है उसको एक्सट्रापोलेट करें तो ये कहा जा रहा है कि 20 साल बाद शायद वास्ट इनको कहा जाता है वाइट अमेरिकन्स, उनकी माइनॉरिटी वहाँ हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग उसको भी देख रहे हैं कि अगर इसी तरह लीगल और इलीगल इमिग्रेशन बढ़ता चला गया तो उस देश का शायद स्वरूप, कैरेक्टर और साइके ही बदल जाए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं स्कंद त्याल जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, उसके बाद जाऊंगी डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास, क्योंकि आप अमेरिका से आए हैं तो आपको वहाँ का मूड का जायज़ा भी होगा। क्या इशू स्टेट बाय स्टेट बदल रहे हैं? अगर एरिज़ोना एक इशू पे वोट करेगा तो पेंसिल्वेनिया दूसरे इशू पे वोट करेगा? जी हाँ, स्टेट बाय स्टेट बदल रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा कि सोसाइटी में कुछ विभाजन हो गया है। महिलाओं के इशू अलग हैं, ब्लैक मेल्स लेडीज़ को कुछ कम महत्व देते हैं, वो कमला हैरिस को वोट नहीं कर रहे हैं जबकि वो ब्लैक हैं।
तो इसलिए बराक ओबामा को जाना पड़ रहा है कमला हैरिस के साथ समझाने के लिए। तो स्टेट भी है, जैसे फ्रैकिंग का इशू बताया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए, नवाडा के लिए इमिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये मैं देख रहा हूँ कि वहाँ सोसाइटी में जो विभाजन है वो अक्रॉस स्टेट्स है, और वो एज के हिसाब से भी है, जेंडर के हिसाब से भी है, लैटिनोज और इस तरह के रेशियल हिसाब से भी है, और उस तरह वोटिंग हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये यूएस के अलावा भी सारे दुनिया में सब लोगों की निगाह वहाँ पर है। मैं इंडिया फैक्टर को बाद में उस पर चर्चा करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि भारतीय क्या सोच रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर दोनों का पक्ष या स्टैंड अगर आप देखिएगा तो सेम ही है। अगर ये भी एक सेंस है कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो कोशिश करेंगे कि ये जो जंग है जल्दी रुक जाए, और सैंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कंट्रीज़ में सोचिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बहुत ही फोर्थ राइट रहा है। कहा जाता है कि बहुत ही डायरेक्टली वो बोलते हैं कमला हैरिस के कंपैरिजन में। एक तरफ कंटिन्यूटी है, दूसरी तरफ चेंज है। तो अमेरिका इतना अहम क्यों है? क्यों, लेकिन कुछ सालों में अमेरिका का रेलेवेंस भी कम होते हुए दिख रहा है। तो आपको लगता है ये रेलेवेंस की भी लड़ाई है? जी हाँ, बिल्कुल रेलेवेंस की भी लड़ाई है, लेकिन अब अमेरिका उतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि दुनिया उसको फरामोश कर दे, यानी दुनिया उसको जो है त्याग दे या उसको साइड लाइन पे, हाशिए पे रख दे। अभी अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी में है, वारफेयर में है, रिलेशंस में है, एक स्ट्रगल चल रहा है। तो ट्रंप ने जो चीज़ें कही हैं सारी, जो उनकी इलेक्शन का मसला है वो अमेरिका फर्स्ट, इस्टेब्लिश अमेरिका अगेन, इसी में सब कुछ निहित है। वही जो है इंटरनल पॉलिटिक्स को डिक्टेट कर रही है, वही आउटसाइड पॉलिटिक्स को डिक्टेट कर रही है। आउटसाइड में अगर इन्होंने वार कंटिन्यू रखी तो अमेरिका फर्स्ट नहीं आ सकता, अमेरिका री इमर्ज नहीं होगा, अमेरिका सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं होगा। तो ट्रंप का पहला स्टेप होगा कि आउटसाइड वार को कुछ इस तरीके से रोके जिससे वो अमेरिका की इकोनॉमी के फेवर में आए। तो यूक्रेन वार रुकेगी, लेकिन रुकेगी, पुतिन से उनका अच्छा रिलेशन है, लेकिन साथ ही साथ जो है काजान में जो डी डॉलराइजेशन की बात हुई है और एक स्विफ्ट के पैरेलल पेमेंट सिस्टम की बात हुई है, जिसमें हम भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, ब्रिक्स की कंट्रीज़ भी शामिल है, 29 कंट्रीज शामिल है। उसको देखते हुए लग रहा है कि ट्रंप जो है थोड़ा सा खतरे में आए हैं। उन्होंने कहा कि हम 100% जिसने डी डॉलराइजेशन किया और जिसने जो पेमेंट अलग किया वो 100% हम उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम गल्फ़ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है उसको इजराइल को दिया है, और वार अगर सस्टेन करती है तो फिर और ज़्यादा होगा। तो ट्रंप का मसला ये होगा कि ये वार ख़त्म करेंगे, लेकिन अब्राहम एकॉर्ड को बढ़ाएंगे, ईरान को भी सैंक्शन लगाएंगे और ज़्यादा, अरब कंट्रीज से कहेंगे कि हमारे साथ आइए, हम मसले के सॉल्व करेंगे। और चाइना के साथ इनकी रिलेशन जो है इकोनॉमिकली बहुत ही टेंस होगा, वार नहीं होगी लेकिन टेंस होगा, इकोनॉमिक टैरिफ के अनाउंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही मैं पूछूंगी प्रमित से। प्रमित, चाइना पर जो पॉलिसी का इंडिकेशन है दोनों साइड से बहुत ही क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जो टैरिफ है बहुत ही अच्छा शब्द है और डिक्शनरी में शायद सबसे प्यारा शब्द है, उनका ये डिस्क्रिप्शन था। तो इसीलिए मैं जानने की कोशिश करूंगी कि चाइना कितना बड़ा इशू है फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूक्रेन है, इजराइल का जो मसला चल रहा है उसका वो भी है, लेकिन चाइना कितना अहम रखता है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा डायस्पोरा है वो चाइनीज़ हैं वहाँ पर जो अमेरिका में मौजूद हैं। China is very, very important. As they say, the biggest elephant in the room in any meeting is China, and particularly the relationship between the China and Russia. ये एक बहुत ही important मुद्दा है, and that's where the Indian importance, the geopolitics dynamics has a huge importance with the relationship between US and India. Because अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, आपको रशिया और चाइना की जो नजदीकियां हैं उसको काउंटर करना है, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत और अमेरिका की जो नजदीकियां हैं और जो रिलेशनशिप है वो। एंड बोथ द पार्टीज नो वेरी वेल that to handle China, it is very important to have an extremely good relationship with India. And see, it is आज अभी चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में टैरिफ्स एंड और जो सामान्य जनता को बड़ा आसानी से समझ सके वो भाषा ट्रम्प बोलते हैं।
तो ये टैरिफ की 10% में टैरिफ बढ़ा दूंगा, आउटसोर्सिंग बंद कर दूंगा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, इट कैन नॉट हैपन दैट इजीली, बट ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट टू द मासेस effectively, and that's how he uses those words very well. But both the parties know that how important it is to counter China, and both the parties have given immense importance of US-India relationship in that regard. सो ये यूएस इंडिया रिलेशनशिप है, लेकिन चाइना के भी कॉन्टेक्स्ट में एम्बेसडर शशांक हर वक्त एक इमिग्रेशन का इशू पेनिट्रेट कर गया है। ये हमने देखा कि किसी भी इशू पर इमिग्रेशन डोमिनेंट थीम रहा है इस पूरे चुनाव में। क्या आप इस एनालिसिस से सहमत हैं? मैं मानता हूं कि ट्रंप साहब अपने काफ़ी मौके के अनुसार बहुत तेज़ी से बोलते हैं, तो इमिग्रेशन का उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, खास करके जो बॉर्डर स्टेट्स हैं और जिस तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स को न्यूयॉर्क में या और बड़ी बड़ी स्टेट्स में भेजा गया है और वहाँ पर वो सड़कों पे उन्होंने काफ़ी भीड़ लगा दी है, तो उसको उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कलरफुल भाषा इस्तेमाल करके उनके बारे में बोला है। लेकिन साथ में हमको यह भी मानना आवश्यक है कि जो भी पार्टी इस समय आएगी, कमला हैरिस ने भी इमिग्रेशन के बारे में कहा है कि हम उसको जो है स्ट्रांगली डील करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप आते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने अभी तक यही बताया है कि चीन के साथ में खाली कंपटीशन एंड कोऑपरेशन दोनों नहीं चलेंगे, बल्कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डीकपलिंग करनी होगी। मतलब कि चीनी रिसर्च स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको बाहर भेज देंगे। तो जो आपने बात शुरू करी थी कि डिपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से ये भय है अमेरिका में कि उनके जो अपने होम कमिंग करना चाहते हैं इंडस्ट्री का, तो वो कैसे कर पाएंगे अगर वो सब लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, तो इमीडिएटली तो वो ट्रेन करके नहीं ला सकते हैं मैन पावर। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है उनको सोचने की होगी कि इलेक्शन के समय में क्या बोलना है, और जो उनके सामने मशीनरी अगर बनती है तो वो किस तरीके से निर्णय लेगी और इम्प्लीमेंट करेगी उनके डिसीजंस को। तो इसी बात पर थोड़ा सा और बताएं डॉक्टर भरत बरई, ये जो इमिग्रेशन का मुद्दा है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बहुत ज़्यादा रेटोरिकल तरीके से इस पे बात की है पूरे चुनाव में। ऐसा हुआ है कि कोई लाखों लोग जो मेक्सिको से आ रहे हैं टेक्सास में आए, और टेक्सास के गवर्नर ने क्या किया कि शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मिनियापोलिस, ये जो शहर थे वो पहले बता रहे थे कि हम सेंचुरी सिटी हैं। तो गवर्नर एबट ने क्या किया कि सब चार्टर्ड बसें लाए, ये इलीगल इमिग्रेंट थे, उन सबको बस में बिठा दिया, न्यूयॉर्क भेज दिया, वॉशिंगटन भेज दिया, शिकागो भेज दिया, मिनियापोलिस भेज दिया, सैन फ्रांसिस्को भेज दिया, और वहाँ फुटपाथ पर उन लोगों को उतार दिया। और वो मेयरों को बोला कि हाँ, आप बोल रहे थे कि हम सेंचुरी सिटी है, तो ठीक है, आप ले जाओ, उनके लिए उनकी खिदमत करो। अब शिकागो में जहाँ मैं रहता हूँ, मेयर ने पहले ऐसे तो बोला था, लेकिन ये हजारों लोग आ गए तो क्या करेंगे, तो काफ़ी होटल मोटल में उन लोगों को रखा, उन लोगों को न्यूयॉर्क में भी रखा, वहाँ उन लोगों को रेशन के लिए पैसे दिए। तब शिकागो के टैक्स पेयर बोलने रह गए कि शिकागो में जो होमलेस लोग हैं उसके लिए आप कुछ नहीं करते हो, और इसके लिए ये जो इलीगल इमिग्रेंट आए हैं उनके लिए आपने 260 मिलियन डॉलर का खर्च किया, और उसके लिए अब शिकागो में 300 मिलियन के ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि एक इलीगल के लिए आप कितना खर्च कर रहे हो, और हमारे जो लोग हैं यहाँ, जो अमेरिका के मूल लोग हैं, उनके लिए पर आप उसके टैक्स लगा रहे हो। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व हुए हैं। तो लोगों को यहाँ पसंद बिल्कुल नहीं है कि ये इलीगल इमिग्रेंट को आप, जो हजारों लाखों लोग आए हैं, उसका बेनिफिट आप दे रहे हो। दूसरा, भारतीय लोगों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जी। जो H1 वीजा पर आते हैं, तो हर साल 65,000 लोगों को H1 वीजा मिलता है, लेकिन जब उनको प्रोफेशनल को कन्वर्ट करना है तो हर साल 50,000 प्रोफेशनल को ग्रीन कार्ड देते हैं, लेकिन उसमें 7,000 का कोटा है पर कंट्री। तो हर साल भारत के करीब
65,000 लोगों को H1 मिलता है, फिर जो उनको कन्वर्ट करता है तो 7,000 लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है, तो 58,000 लाइन में लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कभी 140 साल का बैकलॉग हो गया है, क्योंकि हर साल 58,000 तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 100 साल 140 साल लाइन में लगेंगे, और ये लोग जो इलीगल आ रहे हैं उनको आप सब ये फैसिलिटी देते हो, तुम उनको ये वर्किंग परमिट देते हो। तो जो भारत के लोग हैं मूल के, जो H1 वीजा में लाइन में लगे हैं, उनको ये बहुत मुद्दा है कि हमारे लिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये इलीगल इमिग्रेंट को सब फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन डॉक्टर भरत बराई, ये जो H1 वीजा वाले हैं वो तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो दे आर नॉट सिटीजन्स। मेरा सवाल ये है कि उसमें भी, क्योंकि अगर रूल्स टफ होगा तो ये बस मेक्सिको के लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो लीगल जो माइग्रेंट्स हैं उन लोगों पर भी अप्लाई होगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये लोग हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, तो जब बात करते हैं सोशल ओकेजन पर कि देखो हमको कितना अन्याय हो रहा है कि इन लोगों को ये सब कुछ मिलता है, तो जो दोस्त लोग हैं भारतीय मूल के, हम सिटीजन हैं, लेकिन हमको भी आता है कि हमारे देश के लोगों को क्यों ये फैसिलिटी नहीं मिलती है और इलीगल को इतनी फैसिलिटी मिलती है। और शिकागो में अभी $300 मिलियन के लागा प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, तो हमारे जो घर है हमको भी ज़्यादा टैक्स देने पड़ेगा। तो आपकी बात सही है कि H1 वीज़ा वालों को वोटिंग नहीं है, लेकिन जो सिटीजन हैं जो वोटिंग कर रहे हैं वो लोग को भी मालूम होता है कि ये बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा है। और जो क्राइम होता है, मेरी बेटी शिकागो डाउनटाउन में रहती थी, तो उसके कॉन्डोमिनियम के बाहर ये लोग लगा रहे थे तंबू, तो वो भी डरती थी कि हमारे बच्चों के साथ हम बाहर जाएंगे तो कोई हमारे पर अटैक करेगा। तो सिटीजन्स आर फीलिंग इनसिक्योरिटी, स्पेशली इन डाउनटाउन एरिया जहाँ ये लोग हैं। ठीक है, तो अगर सिटीजन्स जो, जैसे आप इंडियन अमेरिकन्स हैं और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायस्पोरा हैं, तो इसीलिए जीनिया आपका वोट या डॉक्टर भरत बराई का वोट ये भी बहुत अहम रखता है। तो इसलिए जीनिया आपने बताया कि अबॉर्शन आपके लिए सबसे अहम इशू है, और क्या एक मोमेंट ऑफ हिस्ट्री का भी एक क्वेस्ट है, पर्टिकुलरली क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं अगर महिलाओं ने एक साथ जुड़ करके मिल करके वोट दिया तो? वो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो आपने कहा, राइट। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, अगेन गोइंग बैक टू her being the daughter of an Indian immigrant, right, who came to the US, which is often called the land of opportunity, to fulfill her American dream. जैसे कहा जाता है about the American dream, right? She was a scientist, so the quintessential female, Indian female who came to the United States to fulfill her dreams, was a scientist, and now her daughter is the Democratic presidential candidate, right? So हम भारतीय औरतों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ फॉर दिस इलेक्शन, वहाँ पे एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए जो इंडियन वुमेन इंडियन वुमेन वोटर्स हैं उनके लिए कि एक महिला, और वो भी एक द डॉटर ऑफ एन इंडियन इमिग्रेंट, अबाउट स्टैंडिंग फॉर or may likely be the commander-in-chief of the United States, which is the most powerful country in the world, arguably. ये बहुत ही गर्व की बात है ना? और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि a lot of Indian women have come out in large numbers to support Kamala Harris, right? A lot of black women have come out in large numbers to support Kamala Harris. लेकिन एक और चीज पे मैं I want to bring my attention, since there's been a lot of discussion during this debate about immigration and about voter demographics. Despite all this debate about illegal immigration and all that, जो यहाँ पे सबसे बड़ा demographic है, which is going to cast their vote, the largest voter base in the United States is that of white women, right? The white female demographic, or the total number of white female voters is the largest voter base, about 53 million in the United States who are going to cast their vote, and most of them actually, ज़्यादातर वो जो औरतें हैं वो they lean Republican, right? Especially the ones, यहाँ पे बात हुई थी about educational qualifications of voters. So white women who only have a high school diploma,
lean more towards, the Republican Party. White women who have college degrees lean more towards, the Democratic Party. So वो भी divide है, right? उस voter base को भी appeal करना बहुत मुश्किल है, which is why Kamala Harris has been so aggressively campaigning, and which is why she's gotten, trying to get celebrities to support her, right? So there is a very large voter base aside from Indian women. Of course, मेरे लिए तो गर्व आपने की बात बिल्कुल है, वो तो सही मैंने कहा, शुरू ये में जो कह दिया था, but वाइट विमेन जो है, who's जो उनका, supposed to lead? हाँ, तो उनका जो डायरेक्शन है वो भी बहुत अहमियत रखता है। लेकिन सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा वो क्या सोच रहे हैं, हमारी सहयोगी गौरी आवाज़ नहीं द्विवेदी आ रही अभी है। वहाँ पर मौजूद हैं, न्यूयॉर्क सिटी से। उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट फाइल की है, देखते हैं उसको। इंडियन अमेरिकन, भारतीय अमेरिकन समूह का कि उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको किस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स में आगे लाया जा रहा है। वो इश्यूज इंडिया, यूएसए, हिंदूज, साउथ एशियन कम्युनिटी, वो इश्यूज आर ऑलवेज द सेम. And with the elections, whichever candidate it is, the issues important to us are not only just for Hindutva, but it is also for the betterment of all. यंग वोटर के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितना ज़रूरी है आगे बढ़ के वोट करना ताकि कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करा जा सके। Voting is important. It's your vote matters, whether which side you vote for, but it counts. It's your right as a human being to choose what issues are important to you, और वो issues पे आप select करते हैं ना कि वो आगे कौन आएगा, कौन हमारे issues को देखता है, नहीं देखता है. So it's important to get out and make sure your voice is heard. आपको क्या लगता है कि भारतीय अमेरिकन समूह के बारे में कौन ज़्यादा समझता है और कौन जो इश्यूज़ हैं उनको बेहतर हैंडल करने में सक्षम है? लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है जी। तो अमेरिका के पूरे मतदाता मिलकर जो भी जिसको भी ले आएंगे, हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो प्रश्न है उसको समझे और उसको एड्रेस करें। एम्बेसडर त्याल, सवाल आपसे है। अब हम इंडियन अमेरिकन से थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेंगे, और वाइट विमेन जो एक कैटेगरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, उनको कमला हैरिस समझा क्यों नहीं पाई? उनका अपना एक नज़रिया है, पर अगर अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इलेक्शन तो होते रहते हैं, हर 4 साल होते हैं, कैंडिडेट जीतते हारते हैं, पर बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप हारे तो वो इतना कैओस क्रिएट करेंगे जो 6 जनवरी 2020 लोग भूल जाएंगे, इतने कोर्ट्स के चैलेंजेस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट उनके अपॉइंटीज़ का है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो स्पीकर हैं मिस्टर जॉनसन, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ट्रंप तो हार ही नहीं सकते, अगर हारेंगे तो कहीं प्रोसेसेस में गलती है। तो उस समय एक बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हो सकती है। अमेरिका को दुनिया देख के भौचक्की रह गई थी 6 जनवरी 2020 को, आपको याद होगा कि जो देश हर जगह डेमोक्रेसी की दुहाई देता है, दूसरों को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहाँ एक कैंडिडेट हार गया और उसने इतना कैओस क्रिएट किया। तो मेरा जो सबसे बड़ा डर है कि अगर ट्रंप हार गए तो इतना कैओस क्रिएट करेंगे ये, वो अमेरिका के लिए भी शर्मनाक होगा, और जो दुनिया की डेमोक्रेसीज़ है, भारत है और हैं, उनके लिए भी बहुत शर्मनाक होगा। कैंडिडेट्स तो आते जाते रहते हैं और नीतियाँ बदलती रहती हैं। तो ऐसा उन्होंने खौफ बना दिया है, जी हाँ, खौफ का माहौल है, खौफ का माहौल है, और उसमें कुछ रियलिटी है। क्योंकि उनका अगर आप प्रोजेक्ट 25 देखें जो हेरिटेज फाउंडेशन की है, कि जुडिशियल सिस्टम के थ्रू वो पूरे देश को एक ऐसी दिशा देना चाहते हैं जहाँ धर्म और राजनीति फिर मिल जाएगा। जो इस समय हम चर्च और स्टेट का एक सेपरेशन देखते हैं अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस में, अमेरिका में ट्रंप और उनके जितने सपोर्टर्स हैं, उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि चर्च और स्टेट फिर अमेरिका में मिल जाए, और उसमें वो कोर्ट्स को, क्योंकि कोर्ट्स सेनेट अपॉइंट करता है, और जैसा हमने देखा रो वर्सेस वेड, कोर्ट्स ने एक दिशा दी और उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी दिशा दे दी। तो दुनिया और जनता जो भी चाहे अमेरिका की, पर कोर्ट्स वहाँ बहुत पावरफुल है, और जो प्रोजेक्ट 25 है उसका पूरा उद्देश्य ये है कि कोर्ट्स के थ्रू अमेरिका को एक ऐसी दिशा दी जाए जो बहुत कंजर्वेटिव हो, बहुत रिलीजन ओरिएंटेड हो, जहाँ इक्वलिटी, इंक्लूसिविटी उसका कोई स्थान नहीं होगा,
और उसमें माइट इज़ राइट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो मुझे सबसे बड़ा डर इस जी समय बिल्कुल। है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन इलेक्शन है उस तारीख से, नवंबर 4 तारीख से लेकर के जब तक इनॉग्रेशन नहीं हो जाए, वो जो पीरियड है वो क्या नॉर्मल रहेगा जिस तरह से लोग अगर एक्सेप्ट ट्रम्प हार करेंगे? गए तो नॉर्मल नहीं रहेगा। हम लोगों ने 20 जनवरी देखा था। देखते हैं 6 जनवरी 2020 देखा था हम सब ने। जी जी, 6 जनवरी 2000। जी। तो जो देश सबको पाठ पढ़ा रहा है, आपने सही कहा, डेमोक्रेसी के लेसन्स बताते हैं, वो हम लोगों पर सबसे ज़्यादा लेक्चर करते हैं। हर कुछ दिनों पर कुछ एक रिपोर्ट आती है और ये बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। पहले अपने घर संभाल लें। देखिए, जो औरतों के बारे में बात आपने किया, जो वाइट औरत नहीं दे रही हैं, उसमें जो है बाइबल बेल्ट है। बाइबल बेल्ट जो है कैथोलिक है एंड दे आर अगेंस्ट एबॉर्शन। तो इनकी अच्छी खासी तादाद अबॉर्शन है। के अलावा भी बहुत सारे उनके बहुत से तारे हैं, लेकिन दूसरे मसला ये है कि ये जो है कॉलेज डिग्री के सारे लोग वाइट 58% है। ये सारे ट्रम्प के साथ है। इनकी जॉब चली गई है, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई है। रस्टी बेल्ट इनका बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर इंडस्ट्री थी जो आउटसोर्स हो गई, चाइना की तरफ सारी जॉब चली गई है। अब वोट का पैटर्न ये होता है कि हमारे ही जैसा वोट का पैटर्न करता है, जैसे कि रूरल में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है वो ट्रम्प के साथ है, सबरबन में सबसे ज़्यादा वोटिंग उसके बाद होती है वो मिक्स रहती है, अर्बन में जो है वो डेमोक्रेट के साथ हैं लेकिन वो उतना वोट नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। फीमेल ज़्यादा वोट करती हैं बनिस्बत कंपेयर टू मेल के, 54% ज़्यादा वो वोट करती हैं, ऐसा ट्रेंड आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प का जो एक कैची फेज़ है, अमेरिका को फिर से महान बनाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें चाइना को बाहर निकालना है। 2018 में $200 बिलियन का इन्होंने चाइना के ऊपर ड्यूटी लगाई थी। इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन जो है अमेरिका में 11 मिलियन, करीब जो है 1 करोड़ 20 लाख हैं, इनको फिर से वापस भेजना है। ट्रम्प का कहना है कि हम बाहर की लड़ाई से नहीं लड़ेंगे, अब अंदर हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तीसरा सबसे, तो ये अंदर किससे लड़ेंगे? ये इलीगल इमिग्रेंट से। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा जो है रईस साहब ने बताया कि 58,000 हर साल मिलते जा रहे हैं, लेकिन हम जो है वो प्रोडक्टिव फोर्स हैं। हम जो हैं, हमसे ज़्यादा कोई भी एजुकेटेड, कोई भी टेक्निकली साउंड, टेक्नोलॉजिकली साउंड जो है कोई नहीं है। तो हम जो है इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत इस बात की है कि रिसर्च इस बात की तरफ होना चाहिए, न्यूज़ इस बात की तरफ होना चाहिए कि अगर इंडियन जा रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन आजकल ज़्यादा हो रहा है मैक्सिको, क्योंकि ये लंबी लाइन हो गई है, लोगों को जो है नेचुरलाइजेशन नहीं मिल रहा है सिटीजनशिप का, तो ये जो है इलीगल आ रहे हैं ज़्यादा मैक्सिको। 97,000 से ज़्यादा पर ईयर हो रहा है मैक्सिको के थ्रू। तो ये जो है अमेरिकन इकोनॉमी को ग्रेट अगेन बनाने में ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये वर्क होना चाहिए मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया। नहीं, वो क्लियर है, वो डिस्टिंक्शन है, लेकिन जो एम्बेसडर त्याल ने कहा वही मैं शशांक जी आपसे अब पूछना चाहूंगी, क्या कोई खौफ है कि कुछ भी हो सकता है जो पहले हुआ 2020 में, वो क्या फिर 2025 में हो सकता है इनॉग्रेशन से पहले? उम्मीद तो है कि शायद ना हो। बाकी जैसे तायल साहब ने कहा है कि इसमें कुछ कहना नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका में एक एक्सेप्शनलिज्म है, वो बाकी को जो भी सबक सिखाएं, लेकिन अपने यहाँ जो है वो कहते हैं कि जो हमें करना है वो तो हम करेंगे ही। और ख़ासकर जिस तरह की भावनाएं बढ़ी हैं, जो लोगों ने जॉब्स खोई हैं, जिन लोगों ने देखा है कि पिछले 4 साल में रिपब्लिकन पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनके ऊपर तरह तरह के क्रिमिनल केसेस लगाए गए हैं और चार्जेस लगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिवाइडेड वो देश बन चुका है। तो इसलिए कह नहीं सकते हैं कि इस डिवाइडेड देश में किस प्रकार की भावनाएं बाहर निकल कर आएंगी। तो हमको उम्मीद यही रखनी चाहिए कि वहाँ के जो इस तरह के मीडिया ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, जो और लोगों को सबको बाहर विश्व भर में सबक सिखाते हैं, वो अपने भी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो है शांति बनाए रखना, आपस में मेल जोल बनाए रखना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि उनको ये रोल 5 नवंबर के बाद से अपना प्ले करना शुरू करना होगा। जी, तो यही सवाल आपसे भी मैं पूछूंगी प्रमित, जो क्योंकि आप ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं,
तो क्या ये खौफ है, एक फियर है कि अगर रिजल्ट्स डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं रहा तो वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए आखिरी चुनाव माना जाता है? देखिए, चिंता तो जरूर है, बट लास्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड ऑन 6th of January, उसके बाद जो रिपरकशंस हुए पूरे देश भर में, जिस उसके अगेंस्ट में जो आवाज उठी और जो एक एंगर था, एवरी कॉमन सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच पार्टी ही इज फ्रॉम, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, दे वर रियली एंग्री व्हाटएवर हैज हैपेंड। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उसकी वजह से कोई सजा तो नहीं मिली? There are a कुछ lot of हुआ court तो cases नहीं? no, there are a lot of court cases are going on. He was in sincerely, he was quite in trouble. There were so many cases has been still formed against whatever happened on 6th of January, and he has gone through a very tough time in front of Congress, जो subpoenas हुए हैं और सबके वजह से। पर मुझे नहीं लगता है कि एक बार होने के बाद फिर से ये वापस दोहराया जाएगा, इसकी संभावना कम है। देखिए, अब हर आदमी का कहने का अधिकार है, कुछ न कुछ की संभावना जरूर बनी है, बट वेदर इट विल हैपन और नॉट, आई एम रियली स्केप्टिकल दैट दिस टाइम इट विल हैपन अगेन। डॉक्टर भरत बरई, आई नो ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन बहुत सारे सवाल हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन एक सवाल ज़रूरी है। क्या ये फियर है, कि ऐसा खौफ है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ऐसा होने का संभावना बहुत कम है। प्रमित भाई ने जो बताया, मैं उनसे साथ सहमत हूँ कि जो हुआ 6 जनवरी 2020 को, उसके बाद काफ़ी रिपरकशंस हुए हैं, सब लोगों को सबक मिला है। तो मैं नहीं मानता कि होगा, लेकिन 100% तो मैं भी नहीं बता सकता कि नहीं होगा। चलिए, वो भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एम्बेसडर त्याल का जो डायरेक्शन है थॉट का, उससे बहुत सारे लोग अग्री करेंगे एम्बेसडर। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जी, आप भी बताएं। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रम्प जो है एक अच्छी ट्रम्प की विक्ट्री की तरफ जा रही है। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारा जिस हिसाब से उनका ग्राफ बढ़ता चला गया, पहला जो डिबेट मोमेंटम उनके फेवर में है। पहला जो डिबेट हुआ था कमाला हारिस से, तो बिल्कुल ट्रम्प सैक कर गए थे, फिर अचानक धीरे धीरे बढ़ के वो 1.2% का ही मार्जिन रह गया है। और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अपील बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो और इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अमेरिका फॉर अमेरिकन्स दिया है, जबकि कमाला हारिस जो हैं वो एक्सटेंशन ऑफ ओबामा, बाइडेन एंड हरसेल्फ। ये जो है लड़ी तोड़ नहीं पाई, इन्होंने कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया है। तो ट्रम्प का हारना मुझे नहीं लगता है। और दूसरी बात, अगर ट्रम्प ने, लेकिन यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। हाँ जी, वो तो है, तो वो शायद वो ट्रिकी होता है किसी को भी प्रिडिक्ट करना। हाँ, प्रिडिक्ट करना है, लेकिन ट्रम्प को जैसे मेरे फ्रेंड्स ने वहाँ कहा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके वर्ड जो हैं, ही इज़ एन इकोनॉमिक गैंगस्टर। गैंगस्टर? यस, इकोनॉमिक गैंगस्टर। व्हाई? क्योंकि वो इकोनॉमी को सामने रख के सारी चीज़ कर रहे हैं, जिसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है अमेरिकन सोसाइटी में। रैडिकल डिसीजन। यस, ठीक है, चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम चर्चा करेंगे गन पॉलिसी पर, और एक ग्राउंड रिपोर्ट भी है न्यूयॉर्क से, गौरी द्विवेदी ने फाइल की है, वो भी चलाएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला, और मैं सीधे चलूंगी न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में मौजूद हैं हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी, जो उन्होंने ये अपडेट फाइल किया है, उसको देखते हैं। यूएसए में एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि क्या लोगों के पास हथियार होने चाहिए या नहीं। एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, वो ये है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा गन्स पाई जाती हैं, यानी कि हर 100 नागरिकों के पास 120 हथियार तक मौजूद हैं। और हथियार रखना या ना रखना सिर्फ एक ये निर्णय नहीं है कि इसमें लोगों की जान जा सकती है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल निर्णय बन चुका है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि हाँ, सबको हथियार रखने का हक होना चाहिए, क्योंकि सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हक मिलना चाहिए। डेमोक्रेट पार्टी ये कहती है कि इससे गन वायलेंस और बढ़ता है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि गन वायलेंस आखिर कितना बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। और इसका मैं आपको एक नंबर ये दे दूं कि 2022 में सिर्फ बच्चों की अगर हम बात करें, 1 से 17 साल की उम्र तक के बच्चों की 2500
ऐसी मौतें हुई हैं सिर्फ 2022 में। और अगर हम टोटल बात करें तो 2023 में टोटल गन डेथ्स जो है वो करीब 46,000 हो चुकी हैं। इसकी वजह से ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल विषय क्यों है। आर्म्स लॉबी है, रिपब्लिकन पार्टी का अपना एक व्यू है, डेमोक्रेट पार्टी का अपना एक व्यू है, और इसके बीच में पिसता आम नागरिक है जिसको गन वायलेंस से कहीं प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। चलिए अब गन वायलेंस या गन कल्चर या गन पॉलिसी पर चर्चा करते हैं। प्रमित, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर विषय है, एंड बीइंग कमिंग फ्रॉम इंडियन ओरिजिन गाइस, आई थिंक इसमें तो इंडियन ओरिजिन के लोगों में बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। I think overwhelmingly we want there should be strict gun laws irrespective of which party comes to, because it is incomprehensible। ये सोच के ही बड़ा अजीब लगता है। जैसे अभी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए, इस साल भी मैं देख रहा था, इस साल 12,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुके हैं जस्ट फॉर गन वायलेंस। So we need a stricter gun laws, we need a strong universal background check, we need assault weapons के ऊपर, क्योंकि आप आराम से जाके आपका लाइसेंस दिखा सकते हैं और वॉलमार्ट में जाके गन खरीद सकते हैं और उससे 1 मिनट के अंदर 50 गोलियां निकल सकती है और कई लोग मर सकते हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कॉम्प्रिहेंड एंड व्हाई इट शुड बी देयर इन दिस व्हेन देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, व्हेन देयर इज आज यहाँ की पुलिस बड़ी सक्षम है किसी भी प्रकार के घटनाक्रम को रोकने के लिए। तो जब यहाँ इतनी सुचारू व्यवस्था है, उसमें ये गन को बड़ा आसानी से जो कल्चर बनाया हुआ है, इसको निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए। और वो चाहे जो पार्टी आए, ये हम लोगों का एक पुरजोर डिमांड है कि निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग गन लॉज लाए जाए और गन से जो डेथ होती है, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टैटिस्टिक्स अमेरिका के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, वो खत्म हो। जी, ये जो अपराध हैं, बढ़ते अपराध इससे जुड़े हुए हैं, जो गन पॉलिसी या गन कल्चर की बात कर रहे हैं ज़ीनिया बहल, महिलाएं कितना इस पर एम्फेसिस देती हैं, क्या क्या सोचती हैं इस इशू पर? You know, it's a very interesting question. I think I should answer this एक महिला के तौर पे भी and as a mother too, right, of an adolescent. So एक statistic मैं point out करना चाहूँगी. Guns are the leading cause of death for adolescents in the United States. However, it's 8th on the list of issues that matter to voters for this election, right? Guns are very important for your protection, and of course, it's a constitutional right that voters have in the United States, that US citizens have to carry arms. Or, you know, Tim Walz was once actually ranked A by the NRA, National Rifles Association, you know, for his stance on gun policy. तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इतना इस पे चर्चा नहीं हुई है, and I'm very surprised by that, right? Because when I send my daughter to school, I want her to be safe, है ना? लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी, कमला हैरिस ने जब ओप्रा विनफ्री का इंटरव्यू हुआ था, she had said that if somebody comes into my house, I am going to shoot them, right? Voters want you know, stricter control on guns, on the sale of guns, on who can acquire guns. इस पे काफी presidents ने चर्चा करी है, काफी presidential candidates ने चर्चा करी है. Of course, NRA is a big, you know, supporter, or NRA, you know, favors Trump, but it has also lost its standing over the years. तो अब देखा जाएगा when Kamala Harris comes to power or Donald Trump comes to power, how gun policy is going to change, or you know what's going to happen. लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है. इस इलेक्शन में इतनी उस पर बातचीत नहीं हुई है because you know economy and abortion and all these other issues took precedence over you know when we talk about gun violence. But it will be interesting to see, right? You know, because at the end of the day, this is a big issue, especially in schools in the United States. आपने ये सही कहा कि आपने ये जवाब मदर के तौर पर भी, एक माँ होने के नाते और एक महिला होने के नाते, आपने दोनों पर्सपेक्टिव शेयर किए. अम्बासडर त्याल कुछ बोलना चाह रहे थे. कि हर देश के एक साइके होती है, उसके मूल में कुछ होता है, जड़ में कुछ होता है. अमेरिका बना कैसे? बंदूकों के ज़ोर पे उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को वर्मिन की तरह मारा और उस तरह वो देश बना. जैसे तो उसकी जड़ में एक गन कल्चर है, और जो देश बना वो बंदूक के ज़ोर पे बना, और वही सेकंड अमेंडमेंट और ये सब चलता जा रहा है. और हम उनकी गन कल्चर को नहीं समझ सकते, कोई अमेरिकन हमारे कास्ट सिस्टम को नहीं समझ सकता, क्योंकि कास्ट सिस्टम ये दोनों आप उसको इक्विवेलेंट मानते हैं. साइकी है, ये हर देश की एक साइकी होती है. रशिया में वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर प्रेफर करते हैं,
चाहे वो इवान वहाँ द पर भी टेरेबल हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे पुतिन हो, जो बाहर के लोग वेस्ट यूरोप के नहीं समझ पाते। तो आपको शायद एक मूल में जाना होगा कि उस देश की साइकी है जो कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, और अमेरिका का तो एस्टेब्लिशमेंट ही गन के जोर पर हुआ है। तो इसी बात पर पर्सनालिटी टाइप का डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, और फिर मुकाबला एंड होगा। तो आपसे ही पूछेंगे एम्बेसडर दयाल, दो पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत ही डिस्टिंक्ट हैं, और उन्होंने पॉलिसी भी अपने पर्सनालिटी सेंट्रिक बना लिया है। जो कम्युनिकेशन था वो उसी तौर पर था। एक तरफ कमला हैरिस हैं जो इंक्लूसिविटी, ब्लैक्स, अदर कम्युनिटी के लोगों को इंक्लूसिव करने के, इंक्लूसिव अमेरिका की बात करते हैं, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जब उनके ऊपर गोली चली तो उसके बाद उन्होंने एक पंच करके एक इमेज दिखाया, ये दिखाते हुए कि मैं आई एम नॉट डाउन और आउट, आई एम देयर फाइटिंग। तो ये जो इमेज था वो कितना डिफाइनिंग इमेज रहा है इस चुनाव का? ये बहुत डिफाइनिंग इमेज रहा है, और उस समय आप राष्ट्रपति बाइडेन से कंपेयर करें तो अब तो मतलब एक जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। एक बात और मैं कहूँगा, पर्सनैलिटी में जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं, और बाइडेन या हैरिस एक पूरे एस्टेब्लिशमेंट के प्रेसिडेंट हैं। मैं तो कहूँगा कि जिस तरह एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो चाहता है कि कोई ना कोई लड़ाई दुनिया में चलती रहे जिससे अमेरिका का हथियार बिकता रहे, प्रेसिडेंट बाइडेन टोटली उसके प्रेसिडेंट हैं। हमेशा से वो सेनेट में रहे हैं और सब पैसा वो लेते हैं जो आर्म मैन्युफैक्चरर से होते हैं, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है। ट्रंप साहब कुछ का सोच ही अलग है, तो वो लड़ाई ख़त्म करना चाहते। ट्रंप जब 4 साल थे तो कोई नई लड़ाई शुरू नहीं हुई। ओबामा ने लड़ाई शुरू की लीबिया में, ट्रंप उससे पहले बुश साहब ने लड़ाई शुरू की, इराक पे हमला कर दिया, यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। यूक्रेन मैं समझता हूँ पूरा अमेरिका का ही क्रिएशन है जी। और पर ट्रंप साहब कहते हैं नाटो पे उनको कोई विश्वास नहीं है। हाँ। तो वो एक इंस्टिंक्ट, और उनकी इंस्टिंक्ट गलत नहीं है, क्योंकि चाइना के खिलाफ उन्होंने इंस्टिंक्टिवली ड्यूटीज लगाई। ओबामा बोलते बहुत रहे, किया कुछ नहीं। तो ये जो वॉक द टॉक की बात है डॉक्टर भरत बरई, आप भी ये मानेंगे कम से कम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वॉक द टॉक करते हैं, और दूसरे तरफ जो चर्चा होती है बार बार जो डेमोक्रेट्स में, वो एक प्रिजनर हैं क्योंकि वो लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक रहता है प्रेशर। डोनाल्ड ट्रंप वन मैन शो हैं। डॉक्टर बरई, आपकी बात बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप उनको अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट बोलते हैं, और काफ़ी वो बड़ा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो उसकी मनमानी आती है वो किसी के सुनती नहीं है, और जो उनको बोलना है वो बोलते हैं। तो इसीलिए काफ़ी अमरीकी लोग जो रूरल एरिया के हैं उनको बहुत पसंद है। ये बोलते हैं हाँ, ये आदमी है जो अपने मन में आता है, अपने दिल में आता है, वो सीधा लोगों के साथ बात करता है। और ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये कमेटी होती है, वो कमेटी होती है, वो एडवाइज़र होते हैं। तो कमला हैरिस, बाइडन, वो सब कमेटी वाले हैं, उनके जो एडवाइज़र है उसके साथ जाते हैं। हाँ। ट्रंप जो सामान्य आदमी जैसा सोचता है उसी तरह ही बात करते हैं। तो जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो कम पढ़े लोग हैं, उन लोगों को ट्रंप की बात बहुत पसंद आती है, और तो जो सीधा बोलना है तो बोल देते जी। अब लेकिन 2016 में उनके खिलाफ खड़ी थी हिलरी क्लिंटन, इस बार फिर से एक महिला है। सवाल ये है कि अमेरिका क्या कभी भी महिला को राष्ट्रपति बनने देगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसा तो कमाला हारिस से अभी तक जितना हुआ, हिलरी क्लिंटन का तो था अपना बेस, लेकिन कमाला हारिस जो है एक इंक्लूसिव अमेरिका की बात, वो बेटर कैंडिडेट है, बेटर कैंडिडेट है, पॉपुलैरिटी में भी बेटर है, पॉपुलैरिटी में भी है, इनका प्रेसिडेंस भी है, इनका बैकग्राउंड भी है, ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एशियन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 47 मिलियन जो है माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। हिस्पैनिक्स है, अफ्रीकन्स हैं, ये सारे लोगों का एक मिला जुला अमेरिका है जिसको ये बनाना चाहिए। लेकिन मसला ये आ गया कि अमेरिका एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे आ गया जहां वो अमेरिका नहीं रह सकता अगले 4-5 साल में। अगर अमेरिका ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट नहीं आया तो अमेरिका को अमेरिका अगेन जो है ये
ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कमला हैरिस नहीं कर पाएंगी। नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए एक महिला के तौर पर ज़ीनिया, ये नो कस्प ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, ये मौका है अमेरिका को एक महिला राष्ट्रपति को देखने का, लेकिन शायद हमें नहीं पता क्या होगा। तो आपका क्या कहना है? I'm so glad that you asked me this question, Maria, as the only female panelist. And I just want to say, मैंने ये पहले भी कहा है कि मुझे बहुत गर्व होगा as a very proud American that, you know, I casted my vote. Though the state that I live in is a red state for the most part, right? We haven't been a swing state since Obama came to power. However, you know, बहुत गर्व की बात होगी मेरे लिए that the daughter of an Indian immigrant, you know, is going to be commander-in-chief or will be commander-in-chief of the United States and steps into that White House as the first Indian American, as the first black female president, right? Yes. Were you asking me something? Yes. So first woman president also. Pramit, आपका अपना thought बताइए और ये फिर discussion हम wrap up करेंगे. I will just resonate once again that आज मेरी वाइफ भी मेरे दोनों बच्चियों को जब बात करती है तो she feel proud to tell that see there is no limit in America. If she can be at the top, you yourself can also be on the top. But the second point which I would like to say that जो इनका जो inclusive approach है कमला हैरिस का, because of that Asian heritage और Indian heritage, आपने देखा होगा कि Indians के मूल में जो है वसुधैव कुटुंबकम, whole world as one family is the philosophy in our core. And that is the one that makes her more inclusive, that makes her more compassionate leader. And she has a perfect blend of Asian heritage, being an Indian mother. She has grown up in African neighborhoods, so she has the African heritage, and she has lived and worked all his life in America. So she has the American cultural values as well. So the perfect mix and match of Indian heritage, Asian heritage, African heritage, and American values. And that makes her a very compelling leader. And that is the main reason that she is so much at the top. Out of all the leaders, she could be at the top. लेकिन आप लोगों ने अपना इंडिकेट ज़रूर कर दिया कि आपका मत किधर है। सो हम लोग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कंत्याल, एम्बेसडर शशांक, डॉक्टर भरत बरई, ज़ीनिया और प्रमित। मुकाबला में बात यहीं तक और अगले हफ्ते फिर से आएंगे, एक नए इशू पे करेंगे चर्चा। लेकिन क्योंकि उस वक्त तक यूएस ने, अमेरिका ने ये तय कर लिया होगा कि ये दोनों कैंडिडेट के बीच में जो मुकाबला चल रहा है उसका आउटकम क्या है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।